ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे तुलबा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक मरतबा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप तमाम तुलबा का मैं चंदना की ई क्लास प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। जिस तरह स्क्रीन पे मैंने आप तमाम का वेलकम किया है, आप देख सकते हैं, खुशामदीद करता हूँ। तहे दिल से आप तमाम तुलबा का ई क्लास प्रोग्राम में फिर एक मरतबा इस्तक़बाल करते हुए मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले मुख्तसरन तौर पे मैं अपना तारुफ़ आपके सामने पेश करूं। मैं मीर मुकर्रम अली, AGT, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटाला, बसो कल्याण तालुक़ा ज़िला बिदर से अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे अभी आपके सामने समाजी साइंस की हिस्से दुव्वम किताब आपके सामने रखी है। देखिए, जिस तरह समाजी साइंस अभी जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, समाजी साइंस की जो जिस क्लास की ये किताब आपके सामने रखी गई है वो हश्तुम जमात यानी जमात 8 से मैं जो सबक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सबक नंबर 2 है। और जिस शाख से मैं सबक पेश कर रहा हूँ आपके सामने समाजी साइंस की वो तिजारती तालीम है। फिर इसके बाद हिस्से दुव्वम से मैं आपके सामने इस सबक को पेश करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, क्या आप जानते हैं कि समाजी साइंस को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटा गया है। समाजी साइंस के अगर हम देखते हैं तो लातेदाद मौज़ूओं के अंदर इसको तक़सीम किया गया है, लेकिन 8th जमात तक हम देखते हैं 6 तालीमात को यहाँ पर बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं तारीख़ का मुतालिया होता है, माशियात का मुतालिया होता है, फिर सियासी साइंस का मुतालिया होता है, जोग्राफिया का मुतालिया होता है, समाजियात का मुतालिया होता है और तिजारती तालीमात का होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके सामने समाजी साइंस के बाज़ाब्ता तमाम मज़ामीन को वजाहत से आपके सामने लिख कर बताया था। चलिए अब हम आज समाजी साइंस के तमाम शोबे ही बहुत अहम माने जाते हैं जितने मैंने अभी आपके सामने सुनाए हैं, लेकिन आज जिसके बारे में हमें बात करना है, जिस शोबे के बारे में हमें पढ़ना है, वो बहुत ही ख़ास और ज़रूरी समझा जाता है। जिस शोबे की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल दुरुस्त, वो बहुत ख़ास और ज़रूरी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि तमाम ही अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त यानी इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार अशिया की लेन और देन पर होता है, देने और लेने पर होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ प्यारे तुलबा। क्या बताया आपने? हाँ बिल्कुल, देखिए यही जो मैंने आपके स्क्रीन पे अभी रखा है, तिजारती तालीम, बिल्कुल, जिसमें लेन देन की बात होती है, तिजारत की बात होती है। समाजी साइंस के जिस शोबे में तिजारत की बात होती है उसे हम तिजारती तालीम कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे का देखते हैं। तो इस एतबार से आज हम तिजारत, सनत और ख़िदमत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, जो बिल्कुल अभी आपके स्क्रीन पे मैंने डाला है। तिजारत के मुतालिक तफसीली मालूमात का आज हम जायज़ा लेंगे। चलिए ये पहला पॉइंट आपके सामने मैंने अभी आपके स्क्रीन पे वजाहत किया है। वो पहला पॉइंट इस तरीके से है कारोबार तिजारत का एक हिस्सा होता है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ सारिफीन की ख़रीद व फ़रोख्त से होता है। कारोबार के 3 हिस्से होते हैं। देखिए, नंबर 1 घरेलू कारोबार, नंबर 2 जो अभी मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है बैरूनी कारोबार, नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है दरामदी व बरामदी कारोबार। प्यारे तुलबा, क्या आप जानते हैं कि घरेलू कारोबार का मतलब क्या है?
जी हाँ, घरेलू कारोबार का मतलब, घरेलू कारोबार कहते हैं मुल्क के अंदर होने वाला कारोबार, मुल्क की सरहद के अंदर चलने वाला कारोबार, इसे कहते हैं हम घरेलू कारोबार। फिर दूसरा लफ्ज़ है बैरूनी कारोबार। बैरूनी कारोबार किसे कहते हैं? यानी बैरूनी कारोबार का मतलब है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है। इसके बाद तीसरी किस्म जो बताई गई है दरामद व बरामद, यानी यहाँ से हमारी अशिया को दूसरे मुल्क को भेजना, दूसरे मुल्क की जो अशिया है उस मुल्क को हमारे मुल्क में लाना, इसे कहते हैं हम दरामदी और बरामदी कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे तलबा, हम तो स्क्रीन पर हम देखते हैं। अब हम घरेलू कारोबार के मुताल्लिक़ सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे, यानी मज़ीद मालूमात इसके मुताल्लिक़ हम हासिल करेंगे। चलिए, घरेलू कारोबार अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, मुल्क के अंदर के कारोबार को घरेलू कारोबार कहा जाता है, जो खुर्दा फरोशों और थोक फरोशों के ज़रिए होता है। यानी खुर्दा फरोशों, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, और थोक फरोशों यानी होलसेल व्यापार। आप देख सकते हैं खुर्दा फरोश यानी छोटा मोटा कारोबार करने वाले, थोक फरोश यानी होलसेल कारोबार करने वाले, बड़े पैमाने पर तिजारत करने वाले। आइए प्यारे तुलबा, सबसे पहले हम जायज़ा लें कि खुर्दा फरोश कहते किसको हैं। मैं अभी आपके स्क्रीन पे मैंने अभी आपको बताया है खुर्दा फरोश का मतलब क्या है। देखिए, खुर्दा फरोश अपनी तिजारत वहाँ करते हैं जहाँ सारिफीन रहते हैं, यानी जिसे हम आज की ज़ुबान में गाहक या गिराक भी कहते हैं। वो लोगों के क़रीब में, गिराक या गाहक के क़रीब में रहकर खुर्दा फरोश अपनी तिजारत चलाते हैं। ये लोग इन चीज़ों को थोक फरोशों से हासिल करते हैं, यानी होलसेल व्यापार करने वाले से, यानी बड़ी बड़ी दुकानों वालों से हासिल करते हैं, और छोटे मोटे व्यापारियों के हाथों फ़रोख्त करते हैं और सारिफीन को मुख्तलिफ़ खिदमात भी फ़राहम करते हैं। यानी जैसी अशिया की मांग हो, जैसी अशिया का वो डिमांड करते हैं, जैसा ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, वैसी चीज़ें उनको दस्तयाब कराते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। सबसे आखिरी सिलसिला अशिया की तकसीम का है, यानी कारोबार के अंदर आखिरी जो मरहला है, आखिरी जो दर्जा है, वो अशिया की तकसीम है, सब तक पहुंचाने की बात है। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ पैदा करने वालों से लेकर सारिफीन तक पहुंचाते हैं। यानी हम देख सकते हैं, इसकी चंद एक मिसालों के ज़रिए से मैं वजाहत करूँगा कि मुख्तलिफ़ पैदा करने वालों से, मुख्तलिफ़ अशिया को पैदा करने वालों से ख़रीद कर सारिफीन तक पहुँचाने का काम अशिया के ज़रिए से किया जाता है। यानी खुर्दा फरोश लोग मुख्तलिफ़ अशिया को पैदा करने वालों से ख़रीदते हैं और अशिया को सारिफीन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनमें से चंद मिसालें आपके सामने हैं। नंबर 1, मुस्तकिल दुकानें। नंबर 2, मुतहरिक, या फिर आगे बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकिल दुकान क्या है, जो अभी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। मुस्तकिल दुकान किसे कहते हैं? चलिए, इसका मतलब वो है जो एक मुस्तकिल जगह पर मुकर्ररा वक्त पर खुलती और बंद होती हैं। चलिए, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये चंद एक तस्वीरें आप देख सकती हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा मॉल नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। दूसरी तस्वीर में एक गाहक ठहरी हुई हैं जो अशिया को पसंद करते हुए नज़र आ रही हैं हमें। फिर तीसरी तस्वीर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंटर मौजूद है, जहाँ पर अशिया की ख़रीदी के बाद उसके पैसे दिए जा रहे हैं, यानी उसकी कीमत अदा कर कर जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद
हम देखते हैं मुतहर्रिक या चलती फिरती दुकानें का मतलब क्या है। आइए सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करें। मुतहर्रिक या चलती फिरती दुकानें कौन सी हैं? ये अपनी तिजारत एक मुस्तकिल जगह पर नहीं चलाते। जिस तरह मुस्तकिल दुकानें किसी एक मुकर्ररा जगह पर थी, उसी तरीके से यहाँ पर मुतहर्रिक को कहा गया है या फिर चलती फिरती दुकानों को कहा गया है कि ये अपनी तिजारत किसी एक जगह पर नहीं चलाते। इनमें ठेले वाले और बाजार में अपनी तिजारत चलाने वाले होते हैं। चलिए देखेंगे अब हम चलती फिरती दुकानों की ये मिसाल है। देखिए ये दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। हम देखते हैं आज बड़े बड़े शहरों में लोग फुटपाथ के नज़दीक ऐसी गाड़ियों में अशिया को लाते हैं, लाकर वहाँ पर ठहर कर बेच कर चले जाते हैं। ऐसी इन दो तस्वीरों से हमें अंदाज़ा लगता है कि इसे कहते हैं हम चलती फिरती दुकानें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद जो लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है फेरी वाले, यानी जो फिर कर अपना सामान बेचते हैं, यानी फिर कर बेचना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेचना। चलिए इसका क्या मतलब है, देखिए अशिया को अपने सरों पर लाद कर जाते हैं, ये घर घर जाते हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं। चलिए इसकी मिसालें भी देखें हम। वो सिर्फ एक या दो किस्म की चीज़ें बेचते हैं। चलिए ये पॉइंट बताता है कि जो फेरी वाले अपने सर पर रख कर जाते हैं, एक या दो किस्म की अशिया को फ़रोख्त करते हैं। तो देखेंगे मिसालें। मिसाल के तौर पर देखिए अभी तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। या तो तरकारियां बेचते हैं या फल बेचते हैं। जिस तरह यहाँ पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक खातून है जो अपने सर पे मौसम्बियाँ, बहुत सारी मौसम्बियाँ एक टोकरे में भरकर बेचने के लिए जा रही हैं। फिर उनके साथ में एक थैली भी है जिसमें और कुछ अशिया हमें नज़र आती है। फिर हम दूसरी तस्वीर का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि कुछ तरकारियाँ, दो खातून नज़र आती हैं हमें इसमें, जो अपने सर पर रखकर सामान बेचने के लिए जा रही हैं। इससे पता चलता है कि फेरी वाले वो लोग हैं जो एक या दो किस्म की अशिया को अपने सरों पर रखकर सारिफीन के घरों तक पहुंचकर उनके घर घर जाकर अशिया को बेचते हैं। चलिए प्यारे तुलबा हम आगे की स्टडी करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ठेले वाले, अब ये ठेले वाले कौन होते हैं? चलिए अब इसका जायज़ा लें हम। ये अपनी अशिया को फ़रोख्त करने के लिए पहियों वाली गाड़ी ले जाते हैं और सारिफीन को इनके घरों के दरवाज़ों तक जाकर फ़रोख्त करते हैं। यानी ये अशिया की फ़रोख्त के लिए पहियों का इस्तेमाल यानी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से ये सारिफीन के यानी गाहक के घर घर तक पहुँचकर उन्हें देते हैं। ये उमूमन एक से ज़्यादा चीज़ें बाइक वक्त फ़रोख्त करते हैं, यानी पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके बाइक वक्त एक से ज़्यादा चीज़ों को बेचते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, यानी ठेले वाले। आप देख सकते हैं प्यारे तुलबा इस वक्त पहली और दूसरी तस्वीर में बंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान है। एक तरफ हम देखते हैं कुछ फ्रूट भी हमें नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ हमें तरकारियां नज़र आ रही हैं। तो यानी ठेले वाले वो जो बंडी पर अपना सामान डालकर घर घर ले जाकर फ़रोख्त करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे तुलबा। तो देखेंगे हम कि बाज़ार में अपनी तिजारत चलाने वाले ये कौन होते हैं? बाज़ार में अपनी तिजारत चलाने वाले, इनको क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये वो ताजिर होते हैं, ये वो कारोबार करने वाले होते हैं। ये छोटे छोटे मोटे गांव और शहरों में बाजार लगाते हैं। अच्छा, आप किस गांव से आते हैं बेटा? अच्छा, आपके गांव में बाजार लगता है? क्या बताया आपने? हाँ, हफ्तावारी बाजार लगता है। वेरी गुड। देखिए इसका मतलब ये है बाज़ार में अपनी तिजारत चलाने वाले यानी छोटे मोटे गांव या शहरों में हर हफ्ता बाज़ार लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ताजिर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया या चीज़ों को बाज़ार में बेचते हैं। मिसाल के तौर पे देख लीजिए बाज़ार में बेची जाने वाली चीज़ें जिसको हफ्तावारी बाज़ार भी कह सकते हैं हम। देखिए पहली तस्वीर है
जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दुकान जहाँ पर बहुत सारा खारा मीठा वगैरह हमें नज़र आ रहा है। एक खातून उसमें बैठी हुई हैं जो इस अशिया को फ़रोख्त कर रही हैं। फिर दूसरी तस्वीर, जिसे बीच की तस्वीर कहेंगे हम, वो देखते हैं हम वहाँ पर मच्छी की फ़रोख्त की जा रही है, मच्छी को बेचा जा रहा है। फिर प्यारे तुलबा हम आखिरी तस्वीर को देखते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी एक साहब बैठे हैं दुकानदार की हैसियत से, जो कि बिल्कुल रोड पे है, यानी हफ्तावारी बाज़ार में लगाई हुई दुकान। बहुत सारी अशिया उनके पास नज़र आ रही है। देख लीजिए आप, हर एक बोरी में अलग अलग अशिया को देखा जा सकता है। चलिए प्यारे तुलबा हम आगे बढ़ते हैं। थूक फरोश या होलसेल व्यापारी। अब तक हमने देखा कि खुर्दा फरोश कौन है, फिर अब हम बात कर रहे हैं थूक फरोश या होलसेल व्यापारी। चलिए इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले होलसेल व्यापारी बहुत बड़ी मकदार में चीज़ें बनाने वालों से ख़रीदते हैं, यानी जिनका होलसेल कारोबार है, जिनका बड़े पैमाने पर कारोबार है। आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। वो लोग बड़े पैमाने पर तैयार करने वालों से इस सामान को ख़रीदते हैं और इनको कम मकदार में खुर्दा फरोशों के हाथों बेचते हैं। उमूमन ये लोग दो किस्म की चीज़ों का कारोबार करते हैं, एक दो किस्म की चीज़ों का कारोबार करते हैं और इनको महफूज रखने के लिए थूक फरोश यानी होलसेल व्यापारी गोदामों का भी इंतज़ाम करते हैं। यानी अब इस जुमले का मतलब ये है कि जो थूक फरोश है, जो अशिया की खरीदी वो बिक्री करते हैं, जो खरीदते हैं वो बड़े यानी जहाँ से कंपनियों से या ज़राअत की जो बड़े पैमाने पर पैदावार होती है उनसे ख़रीदते हैं। ख़रीद कर उसको खुर्दा फरोशों के हाथों यानी छोटे छोटे व्यापारों के हाथों सामान को बेच देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गोदामों का इस्तेमाल करके वो अशिया को जमा करके रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये मिसालें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं होलसेल व्यापारी के तौर पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरियां लगी हुई हैं। आप देखते हैं कि किस तरह दुकान के अंदर बहुत सारे थैलों में सामान, चावल वगैरह, जवारी भरकर रखी हुई है। फिर दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं प्यारे तुलबा, हमें नज़र आ रहा है कि गोदाम किस तरीके से अशिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ करने के लिए, उसको जमा करने के लिए किस तरीके से अलमारियों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से सामान को रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे बैरूनी तिजारत की। बैरूनी तिजारत किसे कहा जाता है, बैरूनी तिजारत का मतलब क्या है। प्यारे तुलबा, जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, दो मुल्कों के माबीन होने वाली तिजारत बैरूनी तिजारत कहलाती है। इसका मुख्तसरन तारुफ यही है प्यारे बच्चों कि दो ममालिक अपनी ज़रूरत के लिहाज से जो चीज़ों का कारोबार करते हैं उसको हम कहेंगे बैरूनी तिजारत। यानी हमारी अशिया को हम किसी और मुल्क को बेचते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है किसी और मुल्क से हम वहाँ से उस अशिया को ख़रीद कर लाते हैं। इस तिजारत को कहा जाएगा बैरूनी तिजारत। चलिए दूसरा पॉइंट, बैरूनी तिजारत की 3 किस्में हैं। यानी बैरूनी तिजारत के लिए भी हम देख सकते हैं कि इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 दरामद, नंबर 2 बरामद, फिर तीसरा हम देखते हैं स्क्रीन पर अभी दरामद व बरामद। यानी दरामद की तिजारत, बरामद की तिजारत, दरामद व बरामद की तिजारत। इस तरीके से हमने आज मालूम किया बैरूनी तिजारत की 3 किस्में हैं। हम देखते हैं दरामद किसे कहेंगे। जी, पहली किस्म को मालूम करेंगे। दरामद के माने एक मुल्क अपनी ज़रूरत की अशिया को दूसरे मुल्क से
خریدتا ہے۔ درآمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اشیاء کو دوسرے ملک سے حاصل کرنا۔ درآمد کا جو مطلب ہمیں پیارے طلبہ سمجھنا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے ایک ملک دوسرے ملک سے اپنی ضرورت کا سامان خریدنا درآمد کرنا کہلاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں ہم برآمد۔ ابھی جو آپ کے اسکرین پر آیا ہوا ہے برآمد، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برآمد کے معنی ایک ملک اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسرے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیچتا ہے، یعنی ایک ملک کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزوں کو وہ دوسرے ملک کے لیے بیچتا ہے۔ دیکھیے برآمد کے معنی ایک ملک اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسرے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیچتا ہے، جس کے ذریعے سے اس ملک کو پیسے یعنی زر حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اس ملک کی معاشی ترقی بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ جو ملک اپنے سامان کو برآمد کرتا ہے، دوسرے ممالکوں کو بیچتا ہے، جس کے ذریعے سے اسے پیسے حاصل ہوتے ہیں، اس ملک کی معاشی ترقی ہوتی ہے۔ چلیے پیارے بچوں، اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں غیر ملکی تجارت کی ضرورت، یعنی کیا واقعی میں ہمیں غیر ملکی تجارت کی ضرورت ہے؟ جی کیا بتایا آپ نے؟ ہاں بالکل، دیکھیے وہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اسکرین پر آپ کے رکھا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ قدرتی ذرائع کے لحاظ سے دنیا کا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے، نیچر نے دنیا کے کسی ملک کو خود کفیل نہیں بنایا، کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسرے ملک پر اس کو منحصر رکھا۔ چند ایک ممالکوں میں قدرتی ذرائع اور وسائل کی بہتات یعنی بے انتہا اللہ تعالیٰ نے چند ایک ممالکوں کو ذرائع و وسائل دستیاب کیے ہیں۔ وہ اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کئی چیزیں تیار کرتے ہیں جو ان کی ضرورت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو دوسرے ممالکوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں۔ یعنی جن ممالکوں کے اندر قدرتی ذرائع ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ دوسرے ممالکوں کو ضرورت سے زیادہ ہونے کے بعد فروخت کرتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے ابھی جو سوالیہ نشان کے طور پہ ہم نے دیکھا اسکرین پہ غیر ملکی تجارت کی ضرورت کیوں ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ قدرتی لحاظ سے دنیا کا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہے۔ آئیے بچوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح، یعنی جس طرح قدرتی لحاظ سے کئی ممالکوں کو ضرورت سے زیادہ خدا نے ذرائع و وسائل دیے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں چند ایک ممالک اپنے پاس قدرتی وسائل کی کمی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ممالکوں کے محتاج بن کر اپنی ضروریات کی چیزیں درآمد کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر ملک قدرتی لحاظ سے خود کفیل نہیں ہے، کسی کن زیادہ دستیاب ہوتی ہیں چیزیں تو کسی کن کم ہوتی ہیں، تو کم ہونے کی وجہ سے کچھ ممالک اپنے لیے درآمد یعنی دوسروں سے اشیاء کو خریدتے ہیں۔ لہذا غیر ملکی تجارت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی تجارت کی بے انتہا ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے، غیر ملکی تجارت کی ضرورت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کثرت آبادی کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ضروریات کا بڑھنا۔ دیکھیے جب دنیا میں ضروریات بڑھتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی تجارت بے انتہا عروج پر پہنچے گی اور دن بدن اس کی جو مانگ ہے وہ بڑھتی ہی جائے گی۔ آئیے اس کے بعد کا پوائنٹ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں۔ غیر ملکی تجارت دو ملکوں کے درمیان دوستی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ہاں پیارے طلباء، غیر ملکی تجارت کا مطلب صرف ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیکھیے دوستی کو بھی بڑھاتی ہے۔ جب تک کہ ہمارے پڑوس ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے تب تک ہم ہمارے گھر کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے پیارے طلباء، بالکل اسی طریقے سے
जब तक हमारे मुल्क के अतराफ में पड़ोसी ममालिक अच्छे ना होंगे तब तक वो हमारे दोस्त नहीं बनेंगे, हम खुश नहीं रह सकते। तो तिजारत के ज़रिए से हम दोस्ती के ताल्लुकात भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने चंद एक सवालात रखूँगा। जितनी मालूमात हमने अभी यहाँ पर हासिल की हैं उन तमाम मालूमात के ज़रिए से हम चंद सवालात और जवाबात को ढूंढने की। चलिए पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे अभी डाल रहा हूँ प्यारे बच्चों। सवाल कुछ इस तरीके से है, समाजी साइंस का वो शोबा कौन सा है जिसमें कारोबार के मुताल्लिक हम मालूमात हासिल कर सकते हैं? हाँ आप बताइए। नहीं, ऐसा जवाब नहीं देंगे आप, मैंने पहले ही आपको समझाया है। जिस तुलबा को भी जवाब देना है वो बिल्कुल अपना हाथ उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, बोलिए और एक मर्तबा। समाजी साइंस के शोबे तिजारती तालीमात में कारोबार से मुताल्लिक मालूमात होती हैं। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बैरूनी तिजारत के 3 किस्में कौन सी हैं? बैरूनी तिजारत की 3 किस्में ये हैं, कौन सी? नंबर 1 दरामद, नंबर 2 बरामद, नंबर 3 दरामद व बरामद। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन जवाब कहा आपने, बिल्कुल सही जवाब कहा। इसके बाद मैं आपके सामने चौथा सवाल रख रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से है, गैर मुल्की तिजारत की कोई एक वजह बताइए। जी हाँ, कौन बोलेंगे जवाब इसमें से? आप बोलेंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या है? हाँ, कुदरती ज़राए के लिहाज से दुनिया का कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। प्यारे बच्चों, काफ़ी खुशी होती है जब आप जवाब देते हैं, तो आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुदरती लिहाज से दुनिया का कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं है, जिसकी वजह से हमें गैर मुल्की तिजारत की ज़रूरत पेश आती है। चलिए इसके बाद हम और एक सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। सवाल इस तरीके से है, मुस्तकिल दुकानें किसको कहते हैं? जी कौन बोलेंगे जवाब? आप। हाँ वेरी गुड, क्या बोला आपने? मुस्तकिल दुकानें वो हैं जो मुस्तकिल जगह पर मुकर्ररा वक्त पर खुलती और बंद होती हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्तकिल दुकानों का मतलब ये है जो मुकर्ररा वक्त पर खुलती हैं और बंद होती हैं। माशाल्लाह, बहुत सही जवाब था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद वजाहती तौर पे कुछ बातें मैं आपके सामने रखते हुए, यानी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, कुदरती वसाइल उनके पास बच जाते हैं जिसको वो इस्तेमाल करने से खासिर रहते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वैसे वक्त में वो अपनी अशिया को दूसरे ममालिकों को बेचते हैं। दरामद करना, बरामद करना, अपने मुल्क की अशिया दूसरे मुल्क को भेजना, फिर दूसरे मुल्क से अशिया अपने मुल्क को लाना। जो सामान हमारे लिए ज़रूरी है वो हम इस्तेमाल करें, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको भेजना, और उस मुल्क में जो अशिया ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है उस अशिया का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास मंगाना। इसे कहते हैं हम दरामद और बरामद वाली तिजारत। इसके बाद प्यारे तुलबा, आप देख सकते हैं हमने आज के इस चंदना ई क्लास के अंदर बहुत सारे मालूमात तिजारती तालीम के मुताल्लिक़ हासिल किए, जिसमें बहुत सारी तफसीलात को हमने जाना। चलिए इसके बाद प्यारे तुलबा, मैं आपको घर पर काम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो घर पर आपको काम दे रहा हूँ इस काम को आप मुकम्मिल कर कर लाएंगे। अगर आप प्यारे तुलबा इसको मुकम्मिल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपकी आने वाली आगे की तालीम में आसानियाँ होंगी, जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी मालूमात को और हासिल करके तिजारत में तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल घर पर काम के लिए कुछ इस तरीके से है। देखिए प्यारे तुलबा, बैरूनी तिजारत से होने वाले फ़ायदों की फ़हरिस्त तैयार करें। यानी
تمام طلباء و طالبات سے میں یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس میں نے جو گھر پر آپ کو کام دیا ہے اس کام کو مکمل کریں۔ چلیے آخر میں اپنی بات رکھتے ہوئے اس کلاس کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وقفے میں آپ نے کافی معلومات حاصل کی ہوں گی، اور آخر میں آپ تمام طلباء کا یہ کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں چندنا کے ای کلاس پروگرام میں کہ آپ تمام طلباء نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ अनुदिना